नमस्कार, मैं साइमा खान आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं अपने इस खास शो में। अगर हम आपसे पूछें कि सिनेमा की दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो यकीनन आप एक ही जवाब देंगे, ऑस्कर। जी हां, यूं तो दुनिया में सिनेमा के क्षेत्र में सैकड़ों पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन जो मकाम ऑस्कर को हासिल है उसकी बात ही अलग है। ऑस्कर सिनेमा जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कहा जाता है और यह अवार्ड अपनी एक अलग और खास पहचान भी रखता है। हर साल दर्शक ही नहीं, फिल्मी दुनिया से जुड़ी बड़ी बड़ी हस्तियां इस अवार्ड का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करती हैं और दुनिया भर का सिनेमा इस अवार्ड को हासिल करने के लिए मुकाबला करता है, जिसमें भारतीय सिनेमा भी शामिल है। आज के इस खास शो में हम बात करेंगे कि इस अवार्ड के लिए भारतीय सिनेमा के प्रतिनिधित्व की और इस पुरस्कार को हासिल करने के लिए भारत की तरफ से जो फिल्म चुनी जाती है उसे जूरी द्वारा कैसे चुना जाता है और क्या खूबियां होती हैं उस फिल्म में, ये पूरी प्रक्रिया आपको बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने शो की। ऑस्कर के साथ भारत का जुड़ाव बहुत पुराना है। ऑस्कर के इस मंच पर विदेशी फिल्मों और कलाकारों के बीच भारत के सिनेमा और कलाकारों ने भी अपनी खास पहचान बनाई है। इसकी शुरुआत महबूब खान निर्देशित मदर इंडिया से हुई, जिसके बाद लगातार भारत की तरफ से फिल्में ऑस्कर में भेजी जाती रही हैं। इनमें से कई फिल्में मुकाबले के अंतिम चरण तक पहुंची और यही नहीं, कई भारतीय कलाकार ऑस्कर अवार्ड को हासिल भी कर चुके हैं, जिनमें महान फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे को दिया गया ऑनररी एकेडमी अवार्ड भी शामिल है। इन सभी अवसरों ने भारतीय सिनेमा प्रेमियों को गर्व का मौका दिया। सिनेमा की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान माने जाने वाले एकेडमी अवार्ड्स, जिन्हें आज हम ऑस्कर अवार्ड के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत 1929 को अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, आर्ट एंड साइंसेज द्वारा की गई थी। भले ही इन अवार्ड्स पर विश्व सिनेमा की नजर रहती हो, लेकिन मूल रूप से ये अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री में तकनीकी और कलात्मक रचनात्मकता के लिए शुरू किए गए थे। लेकिन इसके कुछ दशक बाद यानी कि 1956 में इसमें एक नई श्रेणी का सिलसिला शुरू हुआ, जिसने विश्व सिनेमा के लिए ऑस्कर के दरवाजे खोल दिए, जहां आज भी दुनिया भर से जाने वाली फिल्में इसी एक श्रेणी में मुकाबला करती हैं। इस श्रेणी में विश्व भर से एंट्रीज मांगने का सिलसिला जब शुरू हुआ तो उसके अगले ही साल भारतीय सिनेमा ने भी अपना दांव खेला और ऑस्कर के लिए भेजी जाने वाली पहली फिल्म का सम्मान महबूब खान निर्देशित मदर इंडिया के नाम हुआ। और ये गर्व की बात ही कही जाएगी कि फिल्म मदर इंडिया को ऑस्कर के सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म में नामांकन भी मिला। इस फिल्म को न सिर्फ वहां जबरदस्त रिस्पांस हासिल हुआ, बल्कि ये फिल्म मुकाबले के अंत तक पहुंची और केवल एक वोट से ऑस्कर हासिल करने से चूक गई। भारत की तरफ से ऑस्कर में पहली बार प्रतिनिधित्व करने पहुंची ये फिल्म ग्रामीण भारत के जीवन में महिला के संघर्ष की दिल में उतर जाने वाली दास्तान है। इस फिल्म में एक औरत की सहन शक्ति और उसके हिम्मत और हौसले को शानदार ढंग से पर्दे पर उतारा गया। ये फिल्म आज भी भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है। उसके बाद 1988 में भारत के लिए ऑस्कर में एक बार फिर वही दौर आया, यानी कि एक बार फिर भारत की फिल्म नॉमिनेशन के चरण तक पहुंची। ये फिल्म थी सलाम बॉम्बे। मीरा नायर निर्देशित सलाम बॉम्बे उन बच्चों की कहानी थी जो उस समय बॉम्बे कहे जाने वाले मुंबई शहर के झोपड़पट्टी या सड़कों पर रहते हैं। इन बच्चों के दैनिक जीवन में झांकती ये फिल्म बतौर निर्देशक मीरा नायर की पहली फीचर फिल्म थी। 1988 में $4.5 लाख की लागत से बनी इस फिल्म ने कमाई के कई रिकॉर्ड्स बनाए। इसने विश्व भर में लगभग $75 लाख कमाए। फिल्म ने विश्व भर में सुर्खियां बटोरी, जहां इस फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन कैमरा और ऑडियंस अवार्ड से नवाजा गया। इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने विश्व की सर्वकालिक बेहतरीन फिल्मों की सूची में सलाम बॉम्बे को भी जगह दी।
2001 में आई लगान भी ऑस्कर में नॉमिनेशन के चरण में जगह बनाने वाली फिल्म बनी। आशुतोष गोवारिकर निर्देशित लगान एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इसकी कहानी फिरंगी शासनकाल के एक गांव की गाथा थी। लगातार सूखे और कमरतोड़ टैक्स से पीड़ित इस गांव के निवासी एक घमंडी अंग्रेज अधिकारी की चुनौती को स्वीकार करते हैं। शर्त मंजूर है, शर्त मंजूर है, और एक ऐसे खेल में जीत की तैयारी करते हैं जो उनके लिए बिल्कुल अजनबी है। उस समय की इस सबसे महंगी फिल्म को बनाने में सबसे बड़ी चुनौती 1893 का दौर पर्दे पर जिंदा करना था। इस फिल्म ने घरेलू फिल्म पुरस्कारों में गजब का धमाल मचाया। इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में भी खूब जगह मिली। फिल्म ने अलग अलग श्रेणियों में 8 नेशनल फिल्म अवार्ड्स हासिल किए। कुछ अपवाद छोड़कर भारतीय सिनेमा से हर साल पाबंदी से फिल्में ऑस्कर में जाती रही हैं। ऑस्कर के मंच पर भले ही भारतीय फिल्म अभी तक अवार्ड हासिल नहीं कर सकी हो, लेकिन कुछ ऐसे भारतीय कलाकार जरूर हैं जिन्होंने अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर अकादमी पुरस्कार प्राप्त कर देश को गौरवान्वित करने का मौका दिया है। 1983 में 55वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में बतौर विनर पहला भारतीय नाम भानु अथैया का गूंजा, जिन्हें गांधी फिल्म की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए ऑस्कर से सम्मानित किया गया। भारतीय पृष्ठभूमि में बनी 2008 की ब्रिटिश फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए भी कई भारतीय कलाकार ऑस्कर अवार्ड से नवाजे गए। रसुल पुटुक्की को इस फिल्म की बेहतरीन साउंड मिक्सिंग के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला, जबकि A.R. रहमान को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए अवार्ड मिला। फिल्म के मशहूर गीत जय हो के लिए गुलजार और A.R. रहमान को संयुक्त रूप से बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर मिला। A.R. रहमान एक से अधिक ऑस्कर पाने वाले अब तक एकमात्र भारतीय हैं। कई भारतीय मूल के अमेरिकी भी ऑस्कर के मंच पर कामयाबी का परचम लहरा चुके हैं। भारतीय सिनेमा के लिए ऑस्कर अवार्ड में गर्व का एक बड़ा मौका तब आया कि जब 1992 में सत्यजीत रे को ऑनररी एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। अवार्ड में दर्ज किया गया है कि सत्यजीत रे को ये पुरस्कार मोशन पिक्चर्स की कला में उनकी दुर्लभ महारत और उनके गहन मानवीय दृष्टिकोण के सम्मान में दिया जा रहा है, जिसका दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं और दर्शकों पर एक अनमिट प्रभाव पड़ा है। सिनेमा की दुनिया में दुर्लभ और दूरगामी प्रभाव वाले योगदान के लिए दिए जाने वाला ये ऐतिहासिक सम्मान पाने वाले सत्यजीत रे एकमात्र भारतीय फिल्मी हस्ती हैं। To be here tonight to receive this magnificent award, certainly the best achievement of my movie-making career. I express my gratitude to the American cinema, to the Motion Picture Association who given me this award and who made me so proud. Thank you very, very much. हर साल भारत के सिनेमा प्रेमी ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि इस बार कौन सी फिल्म ऑस्कर के मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो आपको बता दें कि 95वें एकेडमी अवार्ड्स के लिए फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक अनुभवी ज्यूरी ने गुजराती फिल्म छेल्लो शो को इस प्रतिष्ठित मुकाबले के लिए भारत की ओर से चुना है। प्रख्यात फिल्म निर्देशक पैन नलिन की ये फिल्म एक 9 साल के बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है। सिनेमा के प्रति एक बच्चे की दीवानगी को दिखाती ये फिल्म छोटी छोटी भावनाओं और ख्वाबों को बड़े रचनात्मक ढंग से सिनेमा की स्क्रीन पर उतारती है। ये फिल्म द लास्ट फिल्म शो के नाम से भी दर्शकों के बीच आ पहुंची है। तो आइए आपको बताते हैं कि इस फिल्म की कुछ अहम पहलू। फिल्मी दुनिया के एक अलग जुनून को लेकर आशा और मासूमियत की कहानी को पर्दे पर पेश करती फिल्म छेल्लो शो को भारत की तरफ से ऑस्कर 2023 के लिए भेजा गया है।
इस गुजराती ड्रामा फिल्म में एक 9 साल के बच्चे की कहानी को बेहद ही शानदार तरीके से उतारा गया है। फिल्म की कहानी एक बच्चे के मासूमियत भरे बचपन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे सिनेमा देखना बहुत पसंद है। इस छोटे से बच्चे का फिल्म और सिनेमा से एक खास रिश्ता बन जाता है, जो फिल्म बनाना चाहता है। फिल्म का निर्देशन पान नलिन ने किया है। छेलो शो निर्देशक पान नलिन की बचपन की यादों से प्रेरित है, जिसकी वजह से यह सेमी ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म बन जाती है। इसकी दमदार और रोमांचित करने वाली कहानी के चलते फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए चुना है। एक ऐसा देश जहां पर अलग अलग भाषाओं के सिनेमा का खजाना मौजूद है, जहां हर साल 1600 से लेकर 1800 तक फिल्में बनाई जाती हैं और यहाँ की सोशल लाइफ में सिनेमा बेहद जुड़ा हुआ है, लोगों को इसका पैशन है। एक ऐसे देश में किसी भी सिर्फ एक फिल्म का चुनना, वो भी फिल्म के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कहे जाने वाले ऑस्कर के लिए चुनना, एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को निभाया जाता है ज्यूरी द्वारा। किस तरह से इसका चयन होता है, आइए आपको बताते हैं। हमारे साथ इस वक्त जो खास मेहमान मौजूद हैं, उनका इंट्रोडक्शन हम आपको करा दें कि ये कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। टी.एस. नागाभरणा हमारे साथ हैं। ये बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं और इसी के साथ साथ ऑस्कर में जो भारतीय फिल्म चयन के लिए जाती है उस जूरी के ये चेयरमैन हैं। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि कोई भी फिल्म मेकर या कोई भी सिनेमा का कलाकार एक नेशनल अवार्ड हासिल करके सम्मानित महसूस करता है, वहीं टी.एस. नागाभरणा 10 नेशनल अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं और मेन स्ट्रीम सिनेमा के साथ साथ पैरेलल सिनेमा के ये पायनियर कहे जाते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि नागाभरणा जी जो हैं वो कई इंटरनेशनल अवार्ड्स जूरी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे इस खास शो में। इतना बड़ा सिनेमा, भारतीय सिनेमा, जहां पर इतनी सारी वैरायटी है, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, इतना सिनेमा होता है और इतनी फिल्में बनती हैं, तो कितना चैलेंजिंग और कितना मुश्किल काम होता है किसी एक फिल्म को सेलेक्ट करना, और वो कौन सी खूबियां हैं जो आप फिल्म के तौर पर उसको देखते हैं? It is very, very difficult. It's बहुत मुश्किल है. But at the same time, it is a challenge also for any filmmaker to judge another filmmaker's credibility or his work. It's really a challenge. You must have a beautiful heart and a very good judging mind. Then only it will work. No bias, nothing. If it is good, good. If it touches your heart, then it is really very good. If it makes you thinking, then it is really very, very good. Those kind of cinemas will last a very long life. And selection, especially बहुत सारे भाषा हैं, and unity in diversity is our country's strength. And cinema is the one art. It doesn't need any language. Cinema itself is a language. सर मैं आपसे खास तौर पे ऑस्कर के लिए जानना चाहती हूँ, जब हम कोई भी फिल्म ऑस्कर के लिए चुनते हैं तो उसमें हम क्या खूबियां देखते हैं? खास तौर से भारतीय फिल्म अगर हम ऑस्कर के लिए भेज रहे हैं तो उसका चयन आप किन खूबियों के आधार पर करते हैं? बिल्कुल. Actually, any Indian film, why it is called as an Indian film? Indian film. बहुत सारे फिल्म तो है. Each language churns out an average of 200 films per language. And why these films are called as Indian films? Because of the Indianness, the nuances of India, and especially the way the heritage and the environment, and more than that, the culture behind it is shown in a beautiful nutshell. Very rarely, some of the films, they are made
by the influence of so many other films like Hollywood or Korean or another kind of other language films, another countries' films, and somewhere or the other, the influences will be shown because it was just copied like that. Whereas if it is an Indian narrative style, we, especially India, is a very beautiful story narrating country. You ask any child, it will say, "Mera dadima used to tell a story to me like this." So each and every child knows how to tell a story. So invariably, our filmmakers are much better in the narrative structure and picking up the stories, contents. Even there, they are very better. Here, when we are selecting for an Oscar award, literally we went on one and only aim, that is how much of Indianness is there and how much of that heritage part of it is there. While recreating, we must have one thing, that is how much of that story, narration, how much of that is so Indian, so nuanced, so heritage oriented, and so much of Indian thoughts also. I think in that way, we were all the juries, especially we were about 17 juries. We were all together, and all the juries are from different parts of the India. Somebody from Mumbai se about 3-4 had come, Calcutta se, Kerala se too, and Tamil Nadu, West Bengal se. So almost all from all over the state, about 17 juries were there. So 17 minds critically seeing a film and coming to a conscious again. To come to a conscious and to pick up one film and send it to Oscar, it was a beautiful journey. जी सर, जैसे कि आपने बताया कि इसमें कम से कम 17 मेंबर्स होते हैं और अलग अलग स्टेट्स के होते हैं, सबकी अलग अलग राय भी होती है, कोई क्रिटिसाइज भी करता है, कोई इसको पसंद भी करता है। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। इस इतने लंबे प्रोसेस में तकरीबन कितना वक्त लग जाता होगा? Actually, almost about 5 days we were there, because there were about 13 films of different languages. All the 13 films, about 6 in Hindi, 1 in Tamil, 2 in Telugu, 1 in Malayalam, 1 in Gujarati, 1 in Bengali, 1 in Dimas, an Assami dialect, a different kind of language which we have not heard of. So those kind of about 13 films were there. So it took us almost 5 to 6 days to clear the film, see the films. So continuously we were seeing, and we have to give a break, so that in that break, either it will sink into his head or sink into his heart, and he has to judge it, how much of that is towards the Oscar. So those kind of things, we gave time to that also. So after the 5th day, we sat together, and it was a beautiful interaction, and it was very well organized, especially FFI. I must congratulate the team behind it, the FFI team, which made everything possible. सब भारत के लिए ये बहुत ही सम्मान का मौका है कि गुजरात की तरफ से हमारी एक फिल्म का चयन हुआ है और आप उस जूरी के अध्यक्ष हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने इस फिल्म में ऐसी कौन सी खूबी देखी कि आपने इस फिल्म को चुना है ऑस्कर में भेजने के लिए? Because the first thing is, the whole narration, it was through the child's eye. Somewhere we felt that it is all like a nostalgia, and at the same time it was like our story, because each child will have a dream, and he will try to get the dream done, and during that process there is a lot of other dramatic elements which rounds that boy or whatever it is, and we were feeling that it is our own story. Somewhere or the other it was touching the chord of our lifeline. So that kind of identity of any film, especially
this kind of cinema, if it can touch you in several parts, and when once you realize that it is an Indian cinema which has touched my heart because of that boy who is a dreamer, who went on chasing his dream and his dream came true. That is what we like. I liked, especially being a filmmaker, I like that. More than that, it's a showcase of an Indian nuance. It is not just somewhere it has been imported thing. It is a thing which came from the heart, especially the characters and everything. It was so beautiful. Atmosphere is so beautiful, and everywhere we can see the heart of India beating. आप जैसे कि बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स के जूरी अध्यक्ष रह चुके हैं, तो बाहर जब ये फिल्में जाती हैं तो वहां की जूरी किन चीजों को देखती है, खास तौर पे वो किस आधार पे चयन करती है? Might be they will be having their own way of approach to a selection. Here, what we had first, I started eliminating process. I requested all the jury members to nominate 3 films which they feel the best on par, and then start discussing about those 3, and then come to the first one. But fortunately, what happened? The whole of 17 people okayed for one film without any bias. So the mindset and the IQ and the perspective are all equal after seeing one film. So how can it be? Then it must have touched the heart, it must have touched the mind, and it must have done some chemical reaction in his mind. So all of us together, we accepted one film. Why? So in the foreign categories, when I think international juries, I have seen some of them going through the structure of the film and going through the naturality of the film, and more than that, the cultural backdrop which has been portrayed beautifully. They like those kind of films. That's what I told you in the beginning, that is Indianness, Bharatiyata. Why it is called as Bharatiya cinema? Because of that only. So they will be seeing it in that perspective only. They will not say that why it is not like Hollywood or why it is not like that. They say it is like this in India. That is the thing which may attract them. And even though their way of approach to judge a film will be a slight different from what we are, but he has also have a heart, and it may, story may touch his heart, and it will become the beautiful selection for him. सर, आप एक बहुत बड़े फिल्म मेकर रहे हैं और आपसे बात करने का आज सौभाग्य हासिल हुआ है, तो हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि इंडियन सिनेमा में जिस तरह से एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं लगातार, आप इसको किस तरह से देखते हैं और क्या स्कोप आगे आप इसका देखते हैं? अगर आप अपनी कुछ एक राय देना चाहते हैं तो वो भी दर्शकों के माध्यम से वहां तक पहुंचेगी। बिल्कुल। Actually, our story narrative system, it has started from Maukika. We used to just tell a story like that. But slowly, when once we started painting, we started sculpting, we started everything, slowly we have evolved a system. You see, in no way, in anywhere in the world, the songs are used in what way we use. The way we use songs. That is the uniqueness of Indian cinema also. Very rarely, some of them say that, sir, gana aa jayega. Yeah, what is wrong if the song comes there? But the song has to emote something, it has to be logical also. So those kind of narrative systems have evolved now. But I suggest, especially for young filmmakers, to fix on the content. They have to work on the content first. And they must put their head and shoulder and mind, everything onto it, heart and soul to that,
so that the content has to be decorated and put in a beautiful form before getting into the making. Then only the maker or the making will be easy and he can achieve what he wants to. There are a lot of theories, especially to select a content or to make a film. There are a lot of other theories, but it all depends upon the perspective of the team which he selects. If the director and the team minds that film has to be like this perspective, then automatically he will achieve what he wants to do. So the team and the team leader has to be very cautious while picking up the content and while making the content beautiful as a film. सर, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी तक कोई भी भारतीय फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड हासिल नहीं किया है, तो उसके पीछे की क्या आप वजह जानते हैं? मतलब क्या वजह कह सकते हैं आप उसकी? Whenever there is an entry of songs and dances and other things, everybody thinks that no, it's an HIA. It is just an Indian cinema. There is no content. When Satyajit Ray's films came and abruptly they changed, they see change in that. Oh, there is a narrative system which is totally visual perspective. So those kind of things have changed now. Even they think that they can use all kinds of cinematic gadgets, cinematic effects, especially when once this digital format has started. The digital cinema has made cinema very easy and at the same time very difficult to understand. So that kind of approach has already started. And today, nothing is impossible. Everything is possible in cinema. I can do whatever I want. That kind of approach is there. But with all that, I always feel Bharatiya Chitra, it is an Indian cinema. It has got a different kind of narrative system. If that narrative system is really caught, then even a foreigner will appreciate that. Why should, when once Ray's films came, they were really aghast and they see what a change which happened, because till then they never thought that that kind of cinema will emerge from India. And today also, I hope the Cello show will have that kind of effect when once it reaches the minds of all the foreign juries. थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए और हमारे दर्शकों को ऑस्कर में चुनी जाने वाली फिल्मों के चयन के बारे में बारीकी से समझाने के लिए, और खास तौर पे जो आपने अपनी बातें कही उससे हमारे दर्शक जो हैं वो बहुत सी जानकारी उनको प्राप्त हुई है और हासिल कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो आपने बातें कही हैं, सलाह दी है, वो भी उनके लिए बहुत कारगर साबित होगी, खास तौर पे फिल्म मेकर्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू, वंदे मातरम, नमस्ते। आज भी दुनिया की किसी भी भाषा में बनने वाली फिल्म को परखने का सबसे बड़ा मंच ऑस्कर ही माना जाता है। विश्व में निर्मित बेहतरीन सिनेमा दुनिया के सबसे बड़े सिनेमा मंच पर कड़े पैमानों पर तोला जाता है, और सिनेमा प्रेमी हर साल इंतजार करते हैं कि इस बार ऑस्कर का ताज किसके सर पर सजेगा। तो अब देखना यह है कि 95वें एकेडमी अवार्ड समारोह में कौन कौन सी फिल्में और कौन कौन से कलाकार सम्मान हासिल करने में कामयाब होते हैं। भारत की ओर से भेजी गई छोलो शो के प्रदर्शन पर भी सिनेमा प्रेमियों की नजर होगी। फिल्म को हमारी शुभकामनाओं के साथ आज की इस प्रस्तुति में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार एंड बाय बाय।